जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, उस पेपर पर ही साथियों आधारित एक ऐसा आपके लिए फुल मॉक टेस्ट यहां पर बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले साथियों आप लोग हिंदी के 37 क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे अब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 6 महीने के भीतर आपकी परीक्षा होने वाली है। उसके बाद 38 क्वेश्चन साथियों सामान्य ज्ञान के होंगे, यूपी जीके के होंगे। उसके अलावा साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर आज की इस क्लास में देखेंगे। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर इन सभी क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेपर इससे बाहर जाएगा। अगर इस पूरे मॉक टेस्ट को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इन सभी सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य की अगर बात करें, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पूछा जाए ये किसकी रचना है साथियों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद बरदाई का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। देखिए अगर बात करें तुमसे चला ना जाए, तुमसे उठा ना जाए, या अब चला जाए, या अब दौड़ा जाए, भागा जाए, इस टाइप के वाक्य में साथियों भाववाच्य होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल हारे, जोई सोई कुछ। देखिए कभी भी किसी भी पंक्ति को अगर आपको पढ़कर ऐसा महसूस हो कि मां और बच्चे का प्यार है, तो वहां पर आपको कौन सा रस लगाना है, वात्सल्य रस लगाना है। तो यहां पर साथियों जसोदा हरि पालने मतलब बच्चे को अपने पाल रही है, झुला रही है, हलरा वही है, दुलार दुलार रही है, तो मां और बच्चे का प्यार लग रहा है, तो यहां पर साथियों वात्सल्य रस होगा। लेकिन अगर साथियों पंक्तियों को पढ़कर आपको कभी ऐसा लगे कि प्रेमी और प्रेमिका के आपस में बीच में साथियों प्यार हो रहा है, तो वहां पर हमेशा श्रृंगार रस होगा। उसके बाद देखिए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सरस्वती की अगर बात करें, सरस्वती को वाणी भी कहते हैं, वीणा पाणी भी कहते हैं और शारदा भी कहते हैं, लेकिन कमला नहीं कहते, नहीं कहते हैं, तो यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। उसके बाद देखिए इक्षु का तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा, ईक होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ईक का तत्सम क्या होता है, तो इक्षु आपको बताना है, और इक्षु का तद्भव आपसे पूछा गया यहां पर, तो ईक आपको बताना है। तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए प्रत्यय होते हैं। देखिए ये जो सारे हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, ये सभी के सभी साथियों जो लेवल आपसे इस बार का रहा है, पूछा गया है डिक्टो साथियों, सेम वही लेवल मैंने यहां पर रखा है। चलिए तो इन क्वेश्चन को साथियों आप बिल्कुल साधारण क्वेश्चन ना समझिएगा, आपका अब जो एग्जाम होगा उसमें यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए आपने उपसर्ग सुना होगा, प्रत्यय सुना होगा। तो ये अगर बात करें, मान लीजिए एक शब्द है जैसे कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की अगर बात करते हैं तो इसमें विद्या अलग हो जाता है और अर्थी अलग हो जाता है, और विद्या क्या हो जाएगा इसमें साथ, तो एक तरीके से उपसर्ग हो जाएगा। तो ये कुल मिला के शब्द के अंश होते हैं। प्रत्यय हैं ये भी शब्द के अंश हैं, और जो उपसर्ग है वो भी साथियों शब्द के अंश हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। जिसके कठिनाई शब्द लिखा हुआ है इसमें प्रत्यय आई है, तो आई एक तरीके से क्या है, शब्द का ही तो अंश है, एक शब्द का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। जंगम का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होता है साथियों, स्थावर होता है। आंसर आपका ए के साथ। आदि और अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये आदि और अंत क्या है, सार्थक और निरर्थक है। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई मतलब होता है, निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब है। क्या ये विलोम शब्द है आपस में, बिल्कुल साथियों। आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है। तो ये क्या है, ये साथियों विलोम शब्द युग में है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक कौन से, जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे, जिन शब्दों के द्वारा कुछ सवाल पूछा जाए वो क्या कहा जाता है, वही तो साथियों आपके सर्वनाम प्रश्नवाचक कहलाए जाए। जैसे कि क्या भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और किसने भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए अगर विशेष की बात करें या विशेषण की बात करें तो मैं आपको कई बार साथियों बता चुका हूं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर बड़ा घर है, तो अब
किसकी विशेषता बताई जा रही है, इस घर की विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य कहलाएगा। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि छोटा आदमी है या बड़ा घर है, तो ये आपका विशेष्य हो जाएगा। इसकी अगर बात करें साथियों, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपके कौन से शब्द होते हैं, वही तो आपके विशेष्य होते हैं। तो इसमें घर, आदमी, वस्त्र जो होगा ना, ये सारे के सारे विशेष्य शब्द हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाता कि विशेषण बताइए, तो जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जैसे कि बड़ा घर, तो बड़ा विशेषण होगा, छोटा विशेषण होगा, नीला विशेषण होगा। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। इनमें से भाववाचक संज्ञा साथियों आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है बताइए। तो देखिए, भाववाचक जवानी है, बुढ़ापा है, ठीक है, और या तो बचपन है साथियों, कह सकते हैं मिठास है, कड़वाहट है, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। उसके बाद देखिए, कपूत की अगर साथियों बात करें तो कपूत का विलोम क्या होता है, कपूत का विलोम तो सपूत होता है, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चपल का विलोम क्या होता है, तो चपल का विलोम साथियों क्या होता है, चपल का विलोम शांत होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कहीं की ईंट कहीं का रोना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये एक लोकोक्ति, और इस लोकोक्ति का मतलब आपसे पूछा जाए, राजनीति करना नहीं, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना बिल्कुल नहीं, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना नहीं, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना, इसको कहा जा सकता है कि कहीं का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है। देखिए, किस धातु से भाषा बनी है, क्या इससे बनी है, नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं बनी है, किससे बनी है, इससे बनी है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। देखिए, कभी भी आपको ऐसा वाक्य दिख जाए, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, सुरेश से चला नहीं जाता, पूछा जाए इसमें कौन सा वाच्य है, तो इस टाइप के वाक्यों में साथियों हमेशा भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो अगर साथियों ने आ जाए, क्या किसी भी वाक्य में ने आ जाए, जिसके राम ने मोहन को मारा, तो यहां पर ने आ गया, यहां पर कर्तृवाच्य होगा। अगर कर्मवाच्य का उदाहरण दूं, तो कहीं पर साथियों किसी वाक्य में आपको द्वारा दिख जाए या के द्वारा दिख जाए, तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होगा। जिसके रमेश के द्वारा मोहन को मारा गया, तो यहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो कुल मिला के तीनों मैंने आपको बता दी है आंसर, जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अगर आप चाहते हैं इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट आप लें, एक सीट आप लें और सिलेक्शन आपका साथियों 100% गारंटी से हो जाए, तो मैं कह सकता हूं आपसे कि इस चैनल को, अगर एग्जाम फतेह चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लेते हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि जितना आपको पढ़ाया जाए उससे पेपर परीक्षा में कुछ भी जाएगा। क्योंकि मैं साथियों वो सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा जहां तक एग्जामिनर का माइंड जा नहीं सकता, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। और जो आप पढ़ लोगे, एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं कि उससे बाहर साथियों पेपर पूछ ले। तो अभी समय है, अगर आप चाहते हैं कि 100% वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में साथियों ग्रुप का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सिलेक्शन की फिर जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, सिलेक्शन मुझ पर छोड़ दीजिए। सिलेक्शन तो मैं आपका ऐसा बना दूंगा कि बच्चों का खेल मैं आपके लिए साथियों सिलेक्शन लेना बना दूंगा। बस आपको जो भी वीडियोज आते जाएं, जो भी मॉक टेस्ट आते जाएं, उनको आपको देखना है भली प्रकार से, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी मेरी नहीं होती है, और एक वीडियो में ही मैं साथियों हिंदी का निचोड़, सामान्य ज्ञान का निचोड़, उसमें यूपी जीके भी होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, यानी कि चारों विषयों का निचोड़ मैं आपको एक ही क्लास में दे देता हूं। अब उसके बाद देखिए, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर साथियों आपका कारक हो जाएगा, बताइए। देखिए, कान, यहां पर हम ये भी तो लिख सकते हैं कानों से सुनी, और जहां पर भी साथियों से आ जाए वहां पर कौन सा कारक होता है, तो करण कारक होता है। जहां पर भी ने कारक आ जाए वहां पर आपका कर्ता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, और संप्रदान क्या होगा, के लिए होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। साथियों, मैं एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूं 100 रचनाओं की। अगर आप उन 100 रचनाओं को याद कर लेते हैं, उनके लेखकों को याद कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो आपके एग्जाम में 1 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रचनाओं से संबंधित बनेंगे, वो उन 100 प्रश्नों में से बाहर जाएंगे। चलिए, प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की क्या मेला देखने
देखने को मिलता है, या जीवन की परछाई या झांकी या सतरंगी देखने को मिलती है? तो कह सकते हैं प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। आंसर आपका सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत मधुर होता है, बहुत शौर्य होता है, बहुत स्वस्थ होता है, या बहुत कठोर होता है? तो क्या कहा जा सकता है साथियों? बहुत कठोर हो सकता है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर साथियों दो प्रकार के शब्द भेद होते हैं। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, यहां पर एक शब्द आपको दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इस शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपको करना है। छोटा ऊ है ना, तो छोटा ऊ आप लिख लो, ठीक है। धन लगा लिया, प्लस लगा लिया, यहां पर दा एक तरीके से लिखा है तो दा लिख लो, और दा के नीचे हलंत आ जाएगा, और उसके बाद इसमें या भी लगा हुआ है तो या भी लिख लो, इस यहां पर भी हलंत आ जाएगा। और अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं या में बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ यहां पर आ जाएगा, बड़ा आ गया। उसके बाद साथियों ना है, बिल्कुल है, और ना में कौन सी मात्रा लगी है? छोटे आ की मात्रा लगी है। तो ऐसा आपको साथियों कहां पर देखने को मिल रहा है? ऐसा तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब मैं उम्मीद करूंगा दुनिया का कोई भी शब्द अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसका साथियों वर्ण विच्छेद बहुत आराम से कर लोगे। मध्य स्वर किसे कहा जाता है? मध्य स्वर बताइए। देखिए, जो आपका छोटा आ होता है ना, छोटा आ, इसको क्या कहा जाता है? इसको मध्य स्वर कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? देखिए, अतीव की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो अति निकल कर आ जाएगा और एक ईव निकल कर आ जाएगा। तो उपसर्ग पूछता तो अति बताते, और प्रत्यय पूछता तो ईव बताते। तो कुल मिला के उपसर्ग पूछा गया है तो अति, अति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बाघ का स्त्रीलिंग यहां पर आपसे पूछा जाए। देखिए, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाघिन हो जाएगा। बाघिन कौन से ऑप्शन में? बाघिन कहीं पर नहीं लिखा हुआ है साथियों, यहां पर बाधिन लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था? बाघिन होना चाहिए था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाघ का स्त्रीलिंग साथियों बाघिन होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, यानी कि 3 वाक्य यहां पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, एक वाक्य गलत है, उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, उसी वाक्य का आपको चयन करना है। संजय देखने में सुंदर लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही वाक्य है। गीता अच्छी पुस्तक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही वाक्य है। हेमा मुझसे प्यार करती है, बिल्कुल सही साथियों। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से, यहां पर अच्छे आना चाहिए साथियों। तो त्रुटि हमको मालूम पड़ गई, यानी कि कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए साथियों, सही जवाब आपका क्या हो सकता है कि दिनकर का पर्यायवाची साथियों क्या होगा? तो इसमें से दिनकर का पर्यायवाची तो साथियों प्रभाकर होता है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। तीर की अगर बात करें, तीर का पर्यायवाची क्या होगा? तो तीर को साथियों शर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों क्या बताना है? बताइए। तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। 4 मासों का समूह, इसके लिए अगर एक शब्द आपको बताना हो तो क्या बताओगे? चौमासा बताओगे, यानी कि 4 मासों का समूह को क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यानी कि जो कम ज्ञान होता है ना, अल्प ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, वो हानिकारक होता है, इसको कह सकते हैं नीम हकीम खतरे जान। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। अब उसके बाद देखिए, 31वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताता हूं तत्सम पहचानने की और तद्भव पहचानने की, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं साथियों, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा तत्सम शब्द है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, जिनका अगर किसी बच्चे से पढ़वाओगे ना तत्सम शब्द को, तो उसको पढ़ने में दिक्कत लगेगी, यानी कि उसका उच्चारण करने में दिक्कत लगेगी। लेकिन तद्भव शब्द अगर किसी बच्चे से पढ़वाओगे तो वो झट से पढ़ देगा कुल मिला के। और दूसरी ट्रिक क्या है, तो इसको साथियों देख लेते हैं। अगर बच्चे से ये पढ़वाओगे तो दिक्कत लगेगी, यानी कि ये तत्सम शब्द है। ये पढ़वाओगे, ये भी नहीं पढ़ पाएगा, ये तत्सम शब्द है, ये भी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन ये बहुत आराम से पढ़ डालेगा, था और ना थन बता देगा वो एकदम। तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। जो शब्द बहुत आसानी से पढ़ दे बच्चा, वो आपका तद्भव शब्द है। दूसरी ट्रिक एक ये होती है साथियों कि जिन शब्दों
शब्दों का हम बहुत अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो आपके तद्भव शब्द होते हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं या बिल्कुल ना के बराबर करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उन्नति शब्द का अगर संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? उत्तधन्नति होगा। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए। चलिए देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि किस वाक्य में साथियों से आया है? तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं आया है। सोहन जयपुर गया है, नहीं आया है। किसान दिन रात मेहनत करता है, नहीं आया है। हम नाक से सांस लेते हैं, क्या साथियों से आ गया? तो से साथियों जिसमें भी आ जाए वो आपका कर्ण कारक होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों हिंदी का किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें कौन सा शब्द आपको यहां पर शुद्ध लग रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए यहां पर ये अनुष्ठान मुझे बिल्कुल सही लग रहा है और द्रिज भी यहां पर कुल मिला के सही लग रहा है। तो कुल मिला के आपका आंसर तो नहीं कह सकते, बी और सी यहां पर बिल्कुल सही तरीके से शब्द लिखे हुए हैं। गुण संधि का उदाहरण आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, यानी कि किस शब्द में साथियों गुण संधि है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, अगर आपको कहीं भी एक मात्रा दिख जाए ऐसे करके ये या ये दिख जाए एक मात्रा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको साथियों इस प्रकार की मात्राएं दिख जाएं या इस प्रकार की साथियों मात्राएं दिख जाएं, मैं आपको बता देता हूं जैसे यहां पर लिखी हुई बी में, तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होगी। तो एक मात्रा गुण संधि, दो मात्राएं वृद्धि संधि, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अविराम का अर्थ होता है निरंतर यानी कि बिना रुके, परंतु इसके समरूपी शब्द है एक अभिराम। अभिराम का मतलब क्या होता है? आयुष होता है, इलाज होता है, सुंदर होता है या राम का पुत्र होता है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि अभिराम का मतलब होता है सुंदर, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय साथियों कहां पर स्थित है? तो अब साथियों आपके सामने यहां पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तो उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है और इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सैयद सालार मेला साथियों कहां पर लगता है? एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बहराइच आपको बताना है साथियों। देवा मेला कहां पर है? तो देवा मेला कहां पर? बाराबंकी में लगता है। भारत कला, अगर भारत कला की बात करें ना तो भारत कला ये कहां पर स्थित है साथियों? बनारस में स्थित है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो दो नाम आपको मालूम होना चाहिए, एक तो लैरी सेंगर का नाम, दूसरा जिमी वेल्स का नाम। ये विकिपीडिया के ही साथियों संस्थापक हैं। उसके बाद देखिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति इनमें से कौन है जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार भी जीता और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इनका नाम साथियों जॉर्ज बर्नार्ड शा इनका नाम है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति साथियों कौन है? तो भारत के वर्तमान समय पर उपराष्ट्रपति साथियों जगदीप धनखड़ है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जीएसटी के निम्न में से तीन प्रकार होते हैं। देखिए जीएसटी कब लागू हुई, सबसे पहले कहां लागू हुई, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है और एक साथियों इंटरनेशनल जीएसटी होता है यानी कि आईजीएसटी होता है। ये सेंट्रल के लिए, ये स्टेट के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं साथियों, जैसे कि एक मान लीजिए कोई कारोबारी है वो अपना सामान मंगवा रहा है अपनी स्टेट के बाहर से, तो उस पर सीजीएसटी लगेगा। अगर अपने स्टेट में ही कारोबार कर रहा है, मंगवा रहा है, तो उसके ऊपर साथियों एसजीएसटी लगेगा। उसके बाद देखिए पीरियोडिक टेबल इनमें से किसने प्रतिपादित की थी? तो किसने प्रतिपादित की थी साथियों? मेंडलीफ ने प्रतिपादित की थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी साथियों कहां है? तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश भारत के किस ओर स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना साथियों, ये उत्तर में स्थित है भारत के, तभी इसे क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश भारत के कहां पर स्थित है? जब इंडिया का मैप देखोगे ना तो ये बिल्कुल मध्य में स्थित है, तब इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि इनमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश में साथियों 75 जिले हैं
हैं और 75 जिलों में से साथियों लखीमपुर खीरी एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिसके पास है, तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो चौथे स्थान पर है साथियों, आंसर आपका कुल मिला के चौथा होना चाहिए, चौथा यहां पर नहीं लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना साथियों कब शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, 18 जून 2001 में शुरू की गई थी, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों देखिए, मैं अगर बात करूं आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको एग्जाम पास करना है तो 3 विषयों में आपको बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए। वो 3 विषय कौन कौन से हैं? हिंदी आपका वो विषय है जिसमें आपको कमांड होना चाहिए, रीजनिंग आपका वो विषय है, और मैथ आपका वो विषय है। उसके अलावा एक और है करंट अफेयर, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यूपी जीके पर भी आपको थोड़ी बहुत कमांड होना चाहिए। तो अगर आप साथियों एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो तो मैं आपको ये कह सकता हूं, आपसे कह सकता हूं कि हिंदी में साथियों 37 प्रश्नों में से 37 क्वेश्चन आपके सही होंगे एग्जाम में, जब आप रियल एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं। 37 में से 37, यानी कि क्लास के बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में मैं आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा, इतना परफेक्ट बना दूंगा कि एग्जामिनर जितने क्वेश्चन डाले एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं। रीजनिंग का भी यही हाल है साथियों, 55 के 55 क्वेश्चन साथियों आप बिल्कुल सही करके आओगे, यूपी जीके के भी। लेकिन सामान्य ज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है कि यूपी पुलिस में थोड़ा इधर उधर से पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 8-10 क्वेश्चन इधर से उधर हो भी गए 38 क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं, 25 क्वेश्चन आप सही कर लो, फिर सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। यानी कि कुल मिला के साथियों एग्जाम तक मैं आपको इतना फौलाद बना दूंगा, इतना मजबूत बना दूंगा कि एग्जामिनर जहां से भी जिस टॉपिक से भी क्वेश्चंस डाले तो आप बहुत आराम से कर डालो, और एग्जाम हॉल में ही आपको विश्वास हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अगर ऊपर वाला ही चाहे कि इस बंदे का सिलेक्शन ना हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर साथियों मैं कहूं कि इतना जितना पढ़ा दूं उतना पढ़ लिया, तो सिलेक्शन आपका रुक नहीं सकता, टल नहीं सकता। चलिए, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा साथियों गेहूं का उत्पादन किया जाता है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे पहला यानी कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी साथियों, तो कहां पर हुई थी, पंतनगर में हुई थी, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, डी नहीं बल्कि बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो जो वीणा है ना, वीणा ये साथियों प्राचीन वाद्य यंत्र कहलाता है, ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी साथियों, कह सकते हैं बंबई या मुंबई। उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव यानी कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत साथियों किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। शेरशाह का मकबरा ये कहां पर है, तो शेरशाह का मकबरा साथियों सासाराम में है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था साथियों, तो सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहां पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, और निरंजना नदी के तट पर यानी कि बोधगया में साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों किनका नाम, अवनींद्र नाथ ठाकुर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत माने जाते हैं। उसके बाद देखिए साथियों नृत्य के मोहिनी अट्टम यानी कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ना साथियों, ये कहां पर किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी नृत्य के अंत में अगर अट्टम आ जाए तो वो कहां पर किया जाएगा साथियों, केरल में किया जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सुंदरवन का टेल डेल्टा की अगर बात करें तो ये साथियों कौन सी नदी बनाती, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, यहाँ पर पूरी साल वर्षा होती है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और साथियों मैं आपको बताऊं अभी जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ऐसे ऐसे साथियों कॉन्सेप्ट मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं जिन कॉन्सेप्ट को पढ़कर मैथ में महारथी बना जा सकता है और जिन कॉन्सेप्ट को पढ़कर साथियों रीजनिंग के विषय में महारथी बना जा सकता है। तो वो चीज बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। उन साथियों उन सवालों को, सभी सवालों के कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिएगा और फतेह कर डालिएगा अपनी इस परीक्षा को। बैंक दर ब्याज की वो दर होती है जिस पर, अब जिस पर के आगे क्या आएगा, वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेती है, तो नहीं, बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। तो आंसर आपका साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। आंसर आपका बी के साथ। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में जो साथियों बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है, वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, अगर बात करें साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार को रोजगार प्रदान करने से संबंधित है ये कुटीर ज्योति योजना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो जो संसदीय प्रणाली है ना साथियों, संसद की प्रणाली कहां से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। साथियों ये 75 प्रश्नों तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो प्रधानमंत्रियों का क्रम इनमें से कौन सा कालक्रम सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए पहले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद साथियों मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो यहां पर अगर बात करें 21-34 कहां पर लिखा हुआ है, 21-34 तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, तो क्या व्यक्त कर सकता है, केवल 2 विकल्प नहीं, केवल एक विकल्प नहीं, भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो शून्यकाल की अगर बात करें, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को क्या कहा जा सकता है, शून्यकाल कह सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक साथियों कौन है, तो ये किसकी रचना है, ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है साथियों। यहाँ का आत्मकथा की अगर बात करें द इंडियन स्ट्रगल इसका नाम है और लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है साथियों, बताइए। अमीनो अम्ल उपलब्ध कराता है या ऑक्सीजन ले जाता है साथियों, हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाना साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन करना एक तरीके से कहा जा सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक साथियों कौन सा है, बताइए। तो मलेरिया रोगों के परजीवी का वाहक क्या है, तो मादा एनाफिलीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस आएंगे और ये एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर साथियों 76 नंबर होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 76 होना चाहिए था, 41 हो गया, खैर कोई बात नहीं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए साथियों। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही तरीके से निरूपित करता है। देखिए माता पिता पुरुष, अगर बात करें मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाती है, ये पुरुष हो जाते हैं और जितने पुरुष होंगे यानी कि पुरुषों के अंतर्गत ही साथियों क्या आएंगे, पिता आएंगे, ठीक है। लेकिन माता का पुरुषों से और पिता का कोई संबंध नहीं हो सकता, तो माता ये अलग होंगी। तो इस टाइप का साथियों आपको वेन आरेख कहां पर देखने को मिल रहा है साथियों, ऐसा आपको साथियों आरेख ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप के साथियों क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले लेटर काउंट कर लेना, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, यहां पर भी साथियों अगर बात करें 2 लेटर आएंगे और यहां पर भी साथियों 2 लेटर ही आएंगे। तो सबसे पहले लेटर को काउंट कीजिए बहुत तेजी के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 लेटर हैं। या तो साथियों 4 का पेयर बनेगा या कह सकते हैं साथियों 5 का पेयर बनेगा। तो पहले 4 का पेयर बना लेते हैं, अगर काम बनता है तो ठीक है, मिलता है आंसर तो ठीक, वरना 5 का पेयर बनाते। देखिए 4 का पेयर
1 2 3 4 ये 4 का हो गया, एक 1 2 3 4 ये भी 4 का हो गया, 1 2 3 4 आपका ये भी 4 का हो गया और 1 2 3 4 ये भी 4 का हो गया और 1 2 3 4 ये भी 4 का हो गया। अब देखिए अंत में साथियों आर क्यू आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर भी आर क्यू है, तो यहां पर भी क्या होगा साथियों, आर होगा और क्यू होगा, तो पूरा हमें मिल गया है पी एस आर क्यू होना चाहिए। पी तो है लेकिन एस नहीं है, पी एस आर क्यू ये बन गया, पी एस आर क्यू ये बन गया, पी एस आर क्यू इसको बना लो, ये भी पी एस आर क्यू बन गया और यहां पर पी लिख दो, एस आर क्यू यहां पर क्यू लिख दो और यहां पर साथियों एस लिख दो, ठीक है ना, पी अच्छा यहां पर हाँ पी एस हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, अब देख लीजिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, तो एस लिखा है आपने तो एस हो गया, उसके बाद साथियों आपने आर लिखा है तो आर हो गया, उसके बाद आपने क्यू लिखा है फिर एस आर लिखा है तो फिर एस आर हो गया और फिर पी क्यू लिखा है तो पी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया। और अब देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको साथियों नजर आ रहा है, एस आर क्यू एस आर पी क्यू एस, ये तो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखिए पहले 19 आया है, फिर 9 आया है, फिर 27, फिर 19, फिर 76, फिर 67, फिर 335। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन में से देखकर बताइए भाई कौन सा नंबर है। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। अगर 16 से 9 हुआ है तो माइनस साथियों 7 हुआ है, बिल्कुल सही। उसके बाद 9 से 27 हुआ है तो मैं कह सकता हूं एक तरीके से कितना एकदम बड़ा है, तो 18 साथियों यहां पर बढ़ा है, ठीक है 18 बढ़ा दे, अच्छा यहां पर माइनस किया यहां पर प्लस किया। अब इसमें साथियों कितना 27 से 19 हुआ है तो कितना माइनस किया है, 8 माइनस किया गया है। यहां पर 19 की अगर बात करें साथियों कितना हो गया है, या मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 की गुणा हुई है और 19 की अगर बात करें 4 कितने होते हैं साथियों, 76 होते हैं, मतलब यहां 3 की गुणा करने पे 27 आया, 19 तिया 9 तिया 27, 19 की 4 से गुणा करेंगे साथियों 1976 आएगा, 19 की 4 से करेंगे 19 चौक 76 आएगा। इसको छोड़ दो क्योंकि बीच में एक एक छोड़ा जा रहा है, तो अब इसकी साथियों 5 से गुणा करने पर मुझे ये बताइए कि क्या आ सकता है, यानी कि 67 पंजे क्या 335 होते हैं, देख लेते हैं साथियों 67 की 5 से एक बार आप गुणा करा लीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा, तो कुल मिला के बिल्कुल सही। अब यहां पर एक बात यह समझना है कि -7 किया -8 किया तो जाहिर सी बात है साथियों यहां पर -9 करेंगे तो -9 करने पर साथियों 67 आएगा, बिल्कुल 67 आएगा। तो अब मेरे हिसाब से यहां पर का ये नंबर विज्ञात करने के लिए -10 करना होगा। तो 335 में से साथियों जब 10 घटाते हैं तो कितना बचता है, 325 बचता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, 325 आएगा और 325 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब देखिए साथियों कथन है, 2 कथन है आपके सामने और निष्कर्ष भी आपके सामने, कितने 2 निष्कर्ष आपके सामने हैं। कथनों को पढ़िए और कथनों को पढ़ने के बाद यह बताइए कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। चलिए तो अब अगर बात करें कुछ तारे ग्रह, मान लेते हैं साथियों ये क्या है, ये आपके तारे हो जाएंगे, ये तारे हो जाएंगे और कह रहे कुछ तारे, यानी कि मान लेते इतने तारे क्या हो जाएंगे, इतने तारे साथियों ग्रह हो जाएंगे, तो इतने तारे ग्रह हो गए। उसके बाद कहा गया है कि कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, तो मान लेते हैं साथियों इतने ग्रह क्या हो जाएंगे, इतने ग्रह साथियों क्या हो जाएंगे, धूमकेतु हो जाएंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, तो बिल्कुल साथियों इतने धूमकेतु है ना, इतने धूमकेतु साथियों ग्रह हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, सभी तारे धूमकेतु हैं, तारे आपके ये हैं, धूमकेतु आपके ये हैं, दूर दूर तक कोई संबंध कोई नाता नहीं, और ये कह रहे हैं कि सभी तारे धूमकेतु, तो ये तो सरासर साथियों गलत है। तो अगर बात करते हैं साथियों निष्कर्ष आपका कौन सा सही होगा, निष्कर्ष सिर्फ एक सही होगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, बिल्कुल एक ये स्थिति है और एक ये स्थिति है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक संख्या 1 से 6 तक ही होती हैं, एक ऊपर एक नीचे और चारों दिशाओं में एक एक, ठीक है। तो 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, बिल्कुल उस संख्या का आपको चयन करना है जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर है, ये आपसे कुल मिला के पूछा गया है। तो 6 वाले के साथियों विपरीत फलक पर कैसे आ जाएगा, कैसे आप पता लगाएंगे, देखिए यहां पर कोई ऐसा नंबर आप ज्ञात कीजिए जो सेम सेम है, 3 भी आया है यहां पर और 3 भी आया है यहां पर, तो कैसे करोगे, देखिए 3 1 4 ऐसे है ना, तो इसको लिख लीजिए 3 1
4, इसको लिख लिया। अब कहां यहां पर कहां पर 3 है, यहां पर है, तो 3 के बाद 2, 2 के 5 5 है, तो 2 3 सॉरी 3 2 5 आएगा। ठीक है, 3 2 5 आएगा। तो कुल मिला के यहां पर तो आपका क्या था, यहां पर 4 था, यहां पर क्या आ जाएगा 3 लिखेंगे, मतलब 3 के नीचे 3 आएगा क्योंकि ये नंबर सेम सेम है। फिर उसके बाद साथियों 2 और उसके बाद 5। अब कहा जा सकता है कि अगर आपसे पूछता 4 का विपरीत क्या है तो आप 5 बताते, अगर आपसे पूछता 1 का विपरीत क्या है तो आप 2 बताते। अब 3 का विपरीत यहां पर पूछा नहीं, 6 का विपरीत पूछा गया है, तो मैं कह सकता हूं देखिए 6 नंबर होते, 1 2 3 4 5 6। अब 4 का विपरीत भी हमें पता चल गया 5 है, तो ये नंबर हट जाएंगे। 1 का विपरीत भी हमें पता चल गया 2 है, तो ये भी नंबर हट जाएगा। अब बचेगा क्या साथियों, 3 और 6 बचेगा। तो 6 का विपरीत जाहिर सी बात है 3 ही हो जाएगा, क्योंकि और कोई नंबर अब बचा ही नहीं है। तो 6 का विपरीत क्या होगा साथियों, 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जहां पर 3 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर बात करें, यहां पर मैं जूम कर देता हूं। देखिए आपको यहां पर उस आकृति का चयन करना है जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। चलिए, तो अगर बात करें, इसको मैंने यहां पर साथियों जूम कर दिया। अब देखिए ये वाली जो आपको आकृति दिख रही है ना, ये वाली आकृति, आपको बताना है ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में निहित है। तो ऐसी आकृति देखिए यहां पर क्या निहित है, यहां पर ऊपर को चौकोर आया है और उसके बाद चौकोर टेढ़ा वाला नीचे आया है, लेकिन यहां पर टेढ़ा वाला चौकोर ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें, चौकोर तो आया है, जो कि चौकोर इसमें भी आया है, लेकिन ऊपर टेढ़ा वाला चौकोर है वो साथियों इसमें नहीं आया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर इसकी साथियों बात करते हैं तो यहां पर ऊपर टेढ़ा वाला चौकोर है और सीधा वाला चौकोर भी है, लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं ना साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें, ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। कुल मिला के अगर बात करें, ये बिल्कुल साथियों मुझे सही लग रहा है। तो अच्छा ये वाला भी एक बार देख लेते हैं कि यहां पर भी अगर बात करें, यहां पर भी साथियों वही टेढ़ा वाला चौकोर है और सीधा वाला चौकोर है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर गैप नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा गैप है, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जो साथियों जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में NOTION को क्या लिखा जाता है, 1 3 1 2 7 1 8 1 2 1 3 लिखा जाता है। ये तो साथियों डबल नंबर लग रहे हैं, एक्स्ट्रा एक तरीके से नंबर यहां पर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ब्यूटीफाई यानी कि BEAUTIFI का कोड क्या होगा, ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है। ठीक वही लेवल रखा है साथियों जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो साथियों क्वेश्चंस यहां पर आपको करवाए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए मुझे यहां पर एक चीज देखकर ऐसा लगा कि n यहां पर भी है और n यहां पर भी है, और n का ही कोड 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है, बिल्कुल सही। o यहां पर भी है, o यहां पर भी है, o का कोड 12 और 12 यहां पर भी है। लेकिन एक बात यह भी तो है साथियों, देखिए n का विपरीत होता है m, n का विपरीत, जैसे कि a का विपरीत होता है साथियों z, b का विपरीत होता है y और c का विपरीत होता है x, ऐसे होता है ना। ऐसे m का विपरीत होता है साथियों n। ठीक है, n लिखा है ना, यहां पर n लिखा है, n का विपरीत होता है m, और m आता है साथियों 13 नंबर पर। तो कहीं ये ऐसा ही वही तो 13 नहीं है साथियों। अब जैसे कि o की बात की विपरीत की बात करें, o का विपरीत होता है l और l आता है साथियों 12 नंबर पर, तो इसका ये 12 आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो हुआ है ना साथियों, वो यहां पर ये हुआ है कि n का विपरीत होता है m और m की लेटर पोजीशन लिख दी, n का विपरीत होता है l और l की लेटर पोजीशन लिख दी। उसी प्रकार o का विपरीत होता है साथियों l की लेटर पोजीशन। आई की अगर बात करते हैं साथियों, आई की अगर बात करें ना, तो आई का साथियों आर होता है। क्या मैं यहां पर लिख के आपको बता देता हूं, ये एस का विपरीत आई और आई का विपरीत आर, तो आर की पोजीशन लिखी हुई 18 पर। तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं, अब आपको साथियों मिल जाएगा। देखिए यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं, देखिए b का विपरीत होता है y और y आता है साथियों 25 पर, y का विपरीत होता है साथियों b और b आता है 2 पर। तो यहां पर 2 2 2 इसमें तो नहीं है साथियों 2, ठीक है ना। और 25 की अगर बात करें, 25 इस ऑप्शन में है या साथियों इस ऑप्शन में है। अब e का विपरीत क्या होता है साथियों, v होता है, और v जो है ना साथियों v 22 पर होता है। तो v कहां पर है, 22 कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपका आपको मिल चुका है
ट्रिक के साथ। अब पूरा चेक कर लो, टाइम वेस्ट कर लो या आधा चेक कर लो, प्रश्न का जवाब देकर आगे बढ़ जाओ। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर बात करें साथियों 6 मित्र, देखिए कभी भी आपको लंबे लंबे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि जब तक साथियों एग्जाम फतेह आपके साथ है तो ऐसे लंबे लंबे सवालों को चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में। बस सिर्फ एक जिम्मेदारी आपको लेना होगा कि पूरा कंसल्टेशन आपको इस क्लास में अगर दे रहे हैं तो दुनिया का जितने तगड़े से तगड़ा सवाल आ जाए, कठिन से कठिन सवाल आ जाए, चुटकियों में उसको हल कर देंगे, चुटकियों में। देखिए जो प्रश्न कहता है हम तो वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कि 6 मित्र है, बिल्कुल भैया 6 मित्र हैं, इन 6 मित्रों के नाम है ए बी सी डी ई एफ है। एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति हमने यहां बना ली, जैसा प्रश्न में कहा गया 6 लोग हैं तो एक यहां बैठा देंगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां और छठा यहां बैठा देंगे। और सब ये उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कहा गया है कि एफ और सी के बीच में बैठा है बी। क्या एफ और सी के बीच में बैठा है साथियों, तो एफ यहां आ जाएगा और मान लेते हैं आपका सी यहां आ जाएगा। तो एफ और सी के बीच में बैठा है बी, तो बी यहां आ गया। उसके बाद कहा गया है कि ई जो है ना, ई ये सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सी कहां पर है, सी तो साथियों यहां पर है। और सी का दायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, ये आपका यहां पर बैठ जाएगा ई। तो कुल मिला के एक हमने जब इधर बढ़ाया है तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है ना। अब सी का दाएं तीसरा 1 2 3, ये आपका यहां पर ई बैठ गया है। उसके बाद अगर बात करें डी जो है ना, डी ये ई के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। ई का बगल क्या है, ई का बगल साथियों ये है, यानी कि डी यहां पर बैठा है। उसके बाद कहा गया है कि बी के दाएं और दूसरे कौन बैठा है, तो बी का दाएं किधर है, 1 2, यानी कि पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन बैठा है। देखिए कितने लोग थे, 6 लोग थे। अब अगर बात करें बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, तो बचा कौन साथियों, बचा एफ। तो एफ साथियों यहीं पर ही आएगा। तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा, जैसे यहां पर पूछा गया बी के दाएं दूसरा कौन है, तो ए है साथियों। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। और बी वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले ऑप्शन में विकल्प आपका जो है वो ए है, वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए साथियों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी आप लोग बता देंगे कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और ये समझ लीजिए डेली आपके लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट होगा। मेरा मानना है कि अगर आप डेली इस मॉक टेस्ट को देख लेते हैं तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि पूरे में से पूरे सामान्य ज्ञान की मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन 25 से 28 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। और मैथ में पूरे नंबर, रीजनिंग में पूरे नंबर, कोई साथियों आपका सानी नहीं होगा, कोई एग्जाम में आपको पछाड़ नहीं पाएगा, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। इससे ज्यादा मैं आपसे साथियों कुछ नहीं कहूंगा कि अगर आप ये डेली वाला मॉक टेस्ट देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर कहा गया है कि जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का किससे। देखिए एक तरीके से जटिल का विलोम है ये सरल। तो संकुचन का विलोम क्या होता है, संकुचन के विलोम की जब हम बात करते हैं साथियों, तो संकुचन का विलोम प्रसार होता है। तो इस प्रकार आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें एक निश्चित कूट भाषा में KILOGRAM को क्या लिखा जाता है, LZQFNKHJ के रूप में लिखा जाता है। तो AIRCRAFT को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें लेटर पोजिशनिंग करवा लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि आपका यहां पर 11 पर आएगा, I 9 पर आएगा, L 12 पर आएगा, O 15 पर आएगा, G 7 पर आएगा, R 18 पर आएगा, A 1 पर आएगा, R 18 पर आएगा, A 1 पर आएगा और M 13 पर आएगा। उसी प्रकार LZ की अगर बात करें तो L 12 पर आएगा, Z साथियों 26 पर आएगा, Q 17 पर आएगा, F 6 पर आएगा, N 14 पर आएगा और K अगर साथियों 11 पर आएगा, यहाँ पर K 11 पर हो गया, H आपका 8 पर आएगा और J 10 पर आएगा। यहाँ पर अगर बात करें 11 से 12 हो गया, 9 से 26 हो गया, 12 से 17 हो गया, कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ये 13 है और ये 12 एक नंबर घटा है। यहाँ पर अगर बात करें ये वाला ना एक होता है ए पर, और ए से अगर एक नंबर कम करोगे तो जेड ही आ जाएगा जो कि 26 पर होता है। ये 18 है तो ये 17 हो गया, ये 7 है तो ये 14 हो गया, सॉरी ये 7 है तो 16 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 7 है तो ये 6 हो गया, यानी कि एक घट गया, 15 है 14 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें मालूम पड़ गया साथियों। अब ये देख लीजिए कितने लेटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टी होता है 20 पर, टी से जब एक कम करोगे तो साथियों क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर ए है, ए से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में शुरू में तो एस है और अंत में जेड है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर डी ऐसा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगर एफ में एक कम करेंगे ना तो जाहिर सी बात है ई आ जाएगा, अगर ए में एक कम करेंगे तो जेड आ जाएगा, अगर आर में एक कम करेंगे साथियों क्यू आ जाएगा, सी में एक कम करेंगे बी आ जाएगा, आर में एक कम करेंगे क्यू आ जाएगा और आई में एक कम करेंगे एच आ जाएगा। तो कुल मिला के डी आपका सही जवाब होगा और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है और उसके बाद वो अंकित मूल्य की अगर बात करें यानी कि फिर उसके बाद उसको 3420 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मान लेते हैं साथियों। देखिए अंकित मूल्य की अगर बात करें, बार बार अब हमें अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा, तो अंकित मूल्य को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको साथियों 90% में बेचा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि 5% की फिर छूट दी जाती है, यानी कि साथियों 95% में बेचा जाता है, ठीक है ना। अब दो छूटें देने के बाद उसको 3420 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि बराबर 3420 रुपए में बेचा जाता है। अंकित मूल्य क्या है, यानी कि इस x का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए और x का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जो कट पिट हो सकती है वो करा लीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करा लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, x बराबर साथियों ये आपका 3420 आ जाएगा और नीचे नीचे क्या है साथियों 10 है और 20 है, यानी कि 20 दूना 200 हो जाएगा, तो 200 इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि 200 तो यहाँ पर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, यानी कि 3420 के बटे में क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा साथियों और ये आपका 19 आ जाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखिए साथियों 3 से कट कर लीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 फिर एकम 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से अगर इसको कट करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और यहां पर अगर बात करें 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 3 7 21, 3 अट्ठे 24 ही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 19 की अगर बात करें, 19 एकम 19, 19 दूना 38 आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 200 और 20 है, तो 200 की 20 से गुणा कराओगे क्या आएगा साथियों, 2 दूना 4 यानी कि 4000 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य आपका जो निकलेगा साथियों, यानी कि x बराबर जो निकलेगा, अंकित मूल्य को हमने x माना था और x कितना निकला है, 4000 निकला है, तो साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 4000 के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए कि एक वस्तु को 170, देखिए बहुत ध्यान से देखना है, मैं क्वेश्चंस को कठिन क्वेश्चंस को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये तरीका, ये मेथड आपको किताबों में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों में बहुत लंबा सॉल्यूशन लिखा होता है और इस टाइप से आपको समझाया जाता है कि आपकी समझ में ही ना आए। तो कुल मिला के किताबों वाला सॉल्यूशन नहीं आपको देखना है, आपको देखना है सही तरीका, जो जिससे सवाल भी जल्दी आसान हो जाए और बहुत अच्छे से समझ में भी आपको आ जाए। ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो सॉल्यूशन हर एक सवाल में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहां पर अगर बात करें एक वस्तु को, अभी आप साथियों नए हो यहां पर एग्जाम फतेह पर, जब आप थोड़े पुराने हो जाओगे, 3 लगातार मॉक टेस्ट आप देख लेते हो, तो मेरा मानना है कि सुधार आपका बहुत आ जाएगा, तैयारी में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। खैर, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचा जाता है पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। इसका मतलब यह है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए साथियों 20%, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए 20% का छूट दी जाती है तो जाहिर सी बात है वो वस्तु 80 रुपए में बिकेगी। मैं कहूं 30% की छूट दी जाती है तो जाहिर सी बात है वो वस्तु 70 रुपए में बिकेगी। तो यहां पर कहा गया है कि अगर बात करें एक वस्तु 170 रुपए में जब बेची जाती है, बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। कहा जा सकता है कि 85% पर वो वस्तु बेची गई और कितने में बेची गई, 170 में बेची गई। यानी कि 85% की वैल्यू जब 170 है, तो जब 100% की वैल्यू आपको निकालना है, और जब 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे साथियों, 170
गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा, ये 185 आ जाएगा। तो ये आपका पता क्या निकलेगा, ये आपका साथियों कॉस्ट प्राइस निकलेगा, यानी कि क्रय मूल्य निकलेगा, यानी कि वो एक तरीके से मूल्य निकलेगा जिस पर हमने वो वस्तु खरीदी है, ठीक है ना। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है कि यदि वो वस्तु 206 रुपए इतने पैसे में बेची जाए जो उसे कितना फायदा होगा। हम सबसे पहले वो चीज निकाल ले रहे हैं जितने रुपए में हमने खरीदी है, क्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं, और फिर ये भी देख लेंगे इतने रुपए में बेची जाती है तो कितना उसको प्रॉफिट रहता है। देखिए साथियों, 17 अगर बात करें, 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि जो सीपी निकल कर आता है साथियों वो 200 निकल कर आता है। चलिए, यानी कि अब मैं कह सकता हूं साथियों कि सीपी जो है ना वो अगर 200 है और उस वस्तु को 206.40 रुपए में बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होता है, बच्चा बच्चा बता देगा, 6.40 पैसे का फायदा होता है। लेकिन इतने रुपए का तो फायदा होता है 6.40 रुपए का, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है। कहा तो गया है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 4.40 का लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 लगाएंगे और नीचे साथियों क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 200 है, तो इस जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। अगर बात करें 2 एकम 2, 2 3 आपका 6 हो जाएगा और ये कटेगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत की अगर बात करें प्रॉफिट होता है तो 3.2% का प्रॉफिट होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन है। यानी कि देखिए 3 जो है वो घन है, मान लेते हैं एक साथियों ये आपका घन है, दूसरा आपका ये घन है और तीसरा आपका ये घन है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, क्रमशः यहां पर लिखा है, यानी कि पहले घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे घन की भुजा बताई गई है 8 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा बताई है 10 सेंटीमीटर है। तो साथियों इन तीनों घनों को क्या किया जाता है, इन तीनों घनों को पिघलाया जाता है और इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया साथियों ठोस बनाया जाता है, एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि नए ठोस घन की भुजा की माप आपसे पूछी जा रही है, यानी कि नए ठोस घन की भुजा आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। तो ये 3 साथियों क्या है आपके सामने घन है। देखिए यहां पर अगर बात करें जो पूछी जा रही है ना, नए ठोस घन की भुजा, नए ठोस घन की भुजा हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं साथियों, ठीक है, कैपिटल ए मान लेते हैं। और यहाँ पर एक बात ये लिखी हुई है साथियों कि इन तीनों भुजाओं वाले ठोस 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस का एक नया ठोस घन बनाया जाता है। यानी कि इन तीन अगर बात करें घनों का आयतन और इस नए वाले घन का आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं साथियों, अगर ये बड़े वाले घन का आयतन करूं तो ए क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल ए क्यूब आ जाएगा, बराबर इसका क्यूब, ठीक है, ठीक है, इसका आयतन और प्लस इस वाले का आयतन यही होगा ना, और इस वाले का आयतन, ये दोनों बराबर होंगे तो बराबर इसके बीच में लगा देंगे। अब अगर बात करें, देखिए 6 का क्यूब क्या होता है तो 216 होता है, प्लस 8 का क्यूब क्या होता है तो 512 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है तो 1000 होता है। तो ये क्या आएगा साथियों, ये ए क्यूब आएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ए ज्ञात करना है, यानी कि घन की भुजा ज्ञात करनी है। अब जब साथियों इनको जोड़ोगे 1000 प्लस 512 तो कितने हो जाएंगे, 1512 हो जाएंगे। 1512 में 216 जोड़ लो, 1512 में 216 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1728 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों ये ए क्यूब बराबर क्या है, 1728 है, यानी कि ये नंबर किसी का घन है। और मैं आपको बता देता हूं ये किसका घन है साथियों, ये 12 का घन है। तो आपसे यहां पर कहा गया था कि नए ठोस घन की भुजा कितनी होगी, तो नए ठोस घन की भुजा साथियों जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 12 सेंटीमीटर निकलेगी। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 75 भाग 30 भाग ऑफ है, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब साथियों गुणा होता है, लेकिन एक चीज की यहाँ पर कमी है। किस चीज की कमी है, 75 भाग 30 लिखा हुआ है, माइनस कितना लिखा है 3/4 है, उसके बाद साथियों यहाँ पर ऑफ है। और उसके बाद 5/7 भाग 9/14 है, और -3 सही 1/3 है, -1 सही 2/3 है। तो साथियों सबसे पहले इसको सॉल्व करा लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करा लेंगे। तो इसको सॉल्व कराएंगे साथियों, 3 3 आपका 9, 9 1 आपका कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, -3 एकम 3 और 2
साथियों कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी 3 नीचे भी 3 यानी कि एक बार 3 लिखेंगे और 10 - 5 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5/3 तो साथियों इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे साथियों 5/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। माइनस लगाए तो माइनस लगा लीजिए। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, कितना लिखा हुआ है साथियों 5/7 लिखा है, लिख लिया। भाग लगा है तो भाग की जगह पे गुणा का निशान लगा देंगे और इसकी उल्टा पलटी कर देंगे। जैसे 9/14 है ना, तो कितना कर देंगे साथियों 14/9 कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इसको साथियों कैलकुलेट आप करा लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और बटे साथियों 9 आ जाएगा। और जैसे ये लिखा हुआ है -5/3 वैसे लिख दो। अब अगर बात करें यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है, अगर बात करें यहाँ पर साथियों गुणा एक तरीके से लिखा हुआ है, ऑफ लिखा है ना, तो गुणा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तो गुणा का निशान यहां पर हम लोग लगा लेंगे और यहां पर लिखा क्या था मैं आपको बता देता हूं, 75/30 लिखा था, -3/4 लिखा था। तो यहां पर 3/4 आ जाएगा और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर इसको 75/75/30 है ना, इस टाइप से है, तो 15 दूना आपका 30 होगा, 15×5 75 हो जाएगा, यानी कि 5/2 यहां पर आ जाएगा। तो 5/2 यहां पर आ गया। अब अगर इसको कैलकुलेट करें, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर साथियों 5 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 5/2 जैसा लिखा है वैसा लिख दो, माइनस लगा लो और ये तो कट गया था। ऊपर क्या था साथियों, ऊपर आपका सिर्फ 5 था बिल्कुल, और नीचे आपका क्या था साथियों, नीचे आपका 6 था, यानी कि 5/2 -5/6 -5 यहां पर 3 आ गया। अब अगर बात करें इसको सबसे पहले सॉल्व करा लें, तो क्यों ना अगर यहां पर भी 6 हो जाए और यहां पर तो 6 है, तो 6 एलसीएम लेकर नीचे सिर्फ 6 लिख देंगे। 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कराएंगे और इसको भी फिर 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो नीचे एक तरीके से अब 6 हो गया, 6 यहां पर भी 6 यहां पर भी, एक बार 6 लिख लेंगे। ऊपर क्या है 15 - 5 है, यानी कि ऊपर 10 आ जाएगा। अब साथियों 5/3 आ जाएगा। अब इसको आसान करने के लिए 6 है तो यहां पर भी 6 बना लीजिए। 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कराएंगे, इसको 2 से गुणा कराएंगे। अब यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो साथियों क्या आ जाएगा, एक बार 6 लिख लीजिए। ऊपर क्या आ जाएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साथियों 0/6 बचेगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है 0/5 0/6, तो आंसर कुल मिला के आपका जो आता है वो 0 ही आता है। तो 0 कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना बताया गया है, 450 बताया गया है। देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहली बात, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां पर समझा रहा हूं आपको, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कह सकता हूं कि इससे बाहर आपका एग्जाम जा ही नहीं सकता। एग्जामिनर का माइंड जहां तक चला जाए वहां तक साथियों उस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा और एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है, देखिए अंकित मूल्य जिस पर मान लीजिए कोई वस्तु अगर 500 रुपए की लिखी है, अब इंसान कहता भाई इस पर मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा और डिस्काउंट देकर वो वस्तु कितने की पड़ जाएगी, 450 रुपए की पड़ जाएगी। तो जो वस्तु पर लिखा है वो उसका अंकित मूल्य कहलाया जाता है। 450 में वो पड़ी और 450 रुपए वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। और 450 रुपए में जिस अगर बात करें दुकान वाले ने बेची है, वो उसके लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा, हमारे लिए वो क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें साथियों, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी कि 450 तो उस पर अंकित है, लेकिन इसे 10% की छूट दी जाती है। ठीक है। उसके बाद X% की छूट दी जाती है, फिर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि ये 3 क्रमिक छूटों के बाद वो वस्तु उसे कितने रुपए की पड़ती है, 267 रुपए 30 पैसे की एक तरीके से पड़ती है। ठीक है ना। तो मतलब इतने रुपए वो बेचता, इतने रुपए लिखे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो इतने रुपए में बेचता है। एक्स का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। देखिए अगर मैं कह रहा हूं आपसे, क्या मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 20% की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब होता है 100 - 20/100। इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है। और इसको हम ये लिख देते हैं कि 20% की छूट दी गई, यानी कि वो 80/100, यानी कि 80% में बेची गई, तो 80/100। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 100 में से 20 जाएगा, वही तो आ जाएगा साथियों। उसी प्रकार अगर बात करते हैं कि कोई वस्तु में 30% की छूट दी गई, तो एक तरीके से साथियों 100 - 30 करते हैं, लेकिन ये हम लिखते नहीं है पूरा, हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि
70/100 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो 70/100 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर कोई संख्या नहीं है, x% है, तो x% की छूट दी गई, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 100 - x/100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम x का मान हमको निकालना होगा। चलिए, तो अंकित मूल्य कितना है साथियों? 450 रुपए अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर पहले 10% की छूट दी गई, यानी कि उसको 90% में बेचा गया, ठीक है। उसके बाद साथियों x% की छूट दी गई, तो हम कैसे लिख लेंगे? 100 - x/100 लिख लेंगे, बिल्कुल सही। गुणा 20% की छूट दी गई, यानी कि उसको 80% में फिर हमने दे दिया। यानी कि ये सब छूटे देने के बाद वो 267 में बेची जाती है, तो 267.30 में बेची जाती है। x का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसका मान साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो अब कैलकुलेट करा लीजिए साथियों। इसको अगर कट करेंगे 20 चौक आपके 80 हो जाएगा, 20 पंजे आपके कितना हो जाएगा साथियों? 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे इस जीरो से साथियों, ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। नीचे 5 है ना, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 टीम आपका 45 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा है साथियों? सिर्फ 100 बचा है, और ऊपर क्या बचा है साथियों? 9 नीम आपका 81 बचा है। अब देखिए यहां पर 100 - x बराबर कितना है? 267.30 है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए इस 100 की गुणा इससे हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो गुणा आपका 100 आ जाएगा, और नीचे आपका साथियों कितना आ जाएगा? ये 9 है और 9 है, यानी कि 9 नीम आपका 81 हो जाएगा। और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा है? बिल्कुल 4 बचा है साथियों ये, तो यहां पर आपका 4 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे ना, तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 1 लिख के। अब ऊपर भी 100 नीचे भी 100, ये कट जाएगा। तो अब आपके पास जो साथियों बचता है वो कितना बचता है? कितना बचता है साथियों? 26,730/81 गुणा 4 बचता है। इसको अगर 4 से कट करके देखें, कट होगा ना, ठीक है। आपका ये जो होगा ये आपका नहीं कटेगा। 3 से देखिए कट करके, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। इसको कट करिए 3 से, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 नीम 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 नीम 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 जीरो लग जाएगा। फिर इसको कट कीजिए, 3 तियां 9 हो जाएगा, या 3 नीम 27 हो जाएगा, ठीक। इसको कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 जाएगा 27 हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, फिर कितना 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, और जीरो लग जाएगा। यहाँ पर 9 है, 9 से कट करिए, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तियां आपका 27 होता है, 2 जाएगा 27 हो जाएगा, 9 तियां आपका 27 होता है, जीरो बच जाएगा। तो कुल मिला के अब आपके सामने साथियों जो आया है वो 330 बटे कितना आया है? 4 आया है। इसको कैलकुलेट कर लो, x का इसको कैलकुलेट कर लो, फिर ये जो निकलेगा ना, ये 100 - x के बराबर ही एक तरीके से निकलेगा। इसको पहले कैलकुलेट कर लो। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने साथियों जो है 82.5, अब मैं यहां पर लिख देता हूं सही तरीके से 82.5। देखिए 100 - x बराबर 82.5। तो अगर बात करें -x बराबर 82.5, अब ये माइनस प्लस का है ना, ये इधर साथियों माइनस का आ जाएगा 100। अब अगर बात करें 100 में से 82 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 100 में से 82 जाएंगे साथियों तो कितने? माइनस का कितना बचेगा? 17.5 बचेगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों जो आएगा वो 17.5% आएगा। तो यही तो आपका बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8640 और 3 वर्ष में 9720 हो जाती है। तो धनराशि क्या है और वार्षिक ब्याज क्या है? यानी कि यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं, धनराशि पूछी गई है और साथियों आपसे वार्षिक ब्याज दर पूछी गई, यानी कि पी आपको बताना है साथियों, और क्या बताना है, और आर आपसे पूछा गया। दो चीजें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, देख लेंगे कैसे क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, पहली चीज यहां पर क्या बताई गई कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 सालों में 8640 हो जाती है। मतलब 2 साल में कितनी? 8640 हो जाती है, और 3 साल में 9720 हो जाती है। यानी कि जो इसमें एक बड़ा है ना, 1 साल का गैप है, और 1 साल में अगर बात करें इसको डिफरेंस कराएंगे ना साथियों, तो कितना मिल जाएगा हमें साथियों? साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो 9720 में से अगर बात करें, 9720 में से 8640 को माइनस कराओगे तो वो हमें 1 साल
साल का साधारण ब्याज मिलेगा। 0 यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि 1080 क्या है, ये 1 साल का साधारण ब्याज है। अगर हम 2 सालों का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और 2 सालों का साधारण ब्याज इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। तो पहले सवाल का आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगर 1080 था ना, 1080 की 2 से गुणा कराएंगे तो साथियों 2160 आएगा। यानी कि 8640 में से अगर 2 साल का साधारण ब्याज साथियों माइनस करा दिया जाता है तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6, यानी कि 6480 साथियों क्या है, यही तो आपका मूलधन है। तो मूलधन ही पूछा था, धनराशि पूछी थी, तो 6480 का कहीं पर लिखा हुआ, एक तो यहां पर लिखा हुआ है 6480 और एक यहां पर लिखा हुआ है, या तो ए होगा या आंसर आपका कितना होगा, डी होगा। या तो ए होगा या साथियों डी होगा। अब हम देख लेते हैं कि आर देख लेते हैं, दर साथियों कितनी है। दर भी तो पूछी गई, दर देख लेते हैं। चलिए तो देखिए, दर की अगर बात करें, दर का एक सूत्र होता है साथियों, दर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 100, मूलधन गुणा 100 होता है। और यहां पर अगर बात करें, सॉरी मूलधन नहीं होता, एसआई होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है। ठीक है, दर बराबर पूछा जाए तो साधारण ब्याज गुणा आपका 100 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आएगा मूलधन गुणा समय आ जाएगा, मूलधन गुणा समय आ जाएगा। तो अगर 2 सालों का साधारण ब्याज साथियों कितना निकला था, 2160 निकला था, बिल्कुल, गुणा आपका 100 हो जाएगा। और मूलधन कितना था साथियों, मूलधन 6480 है, 6480 मूलधन हो जाएगा। समय कितना है, 2 साल के लिए है। ठीक है, तो इसको साथियों कैलकुलेट करा लो, देख लो साथियों क्या यहां पर आंसर आपका आ सकता है। इस 0 से आपका ये 0 कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 2 अट्ठे आपका 16 हो जाएगा। अब अगर इसको कट करने पर आए साथियों, 4 से कट करें ना, हाँ 4 से इसको अगर कट करें, कितना आ जाएगा, 4 दूना आपका 8 आ जाएगा और 2 जाएगा 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 2 जीरो जो लगे वो लग जाएंगे। यहां पर अगर बात करें, देखिए इसको भी फिर 4 से कट करें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो जाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएंगे। नीचे क्या आ गया, नीचे 100 आपका 62 आ गया। चलिए अब 2 से अगर कट करें, 2 एकम 2 और यहां पर साथियों 350 आ जाएगा। इसको कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर साथियों बात करें, अब इसको किससे कट कर सकते हैं, ऊपर 3 से कट कर लें, 3 आपका 3 दिनों आपका 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 इतना आ जाएगा। इसको फिर से कट करें, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि 150/9 आया। अब इसको कट करें, 3 तियां 9 हो जाएंगे और यहां पर साथियों 3 पंजे 15, यानी कि 50/3 अब आपके सामने आ गया है। 50/3 आपके सामने क्या आ गया है साथियों, ये दर आ गई है। और अगर मूलधन की जब हम बात करते हैं तो मूलधन तो हम निकाल चुके हैं, मूलधन साथियों 6480 है। अब दर इसको थोड़ा और साथियों कैलकुलेट करोगे तो 3 यहां पर आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 18 की अगर बात करें, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 आपका यहां पर आ जाएगा। यानी कि दर आपका 16 सही 2/3 हो जाएगा। और 16 सही 2/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और मूलधन आपका साथियों 6480 हो जाएगा, वो भी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी, यानी कि ए की अगर बात करें तो साथियों 7200 और बी की बात करें तो 6000 रुपए की बचत करता है, तो ए की आय क्या है। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं साथियों, कौन कौन लोग हैं, ए है और बी है। ए की अगर आय की हम बात करते हैं, यानी कि वो कितना कमाता है, तो अगर ए 4 कमाता है तो बी कितना कमाता है, 5 कमाता है। और व्यय की अगर बात करते हैं साथियों, यानी कि खर्च की बात करते हैं, अगर ए कितना खर्च करता है, 2 खर्च करता है, तो साथियों बी कितना खर्च करेगा, 3 खर्च करेगा। यहां पर ये है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अगर हम किसी भी आय में से, ठीक है, आय में से साथियों बचत को घटा देंगे, अगर हम आय में से क्या घटा देंगे, अगर हम आय में से साथियों बचत को घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा एक तरीके से खर्च निकलेगा। अब मान लेते हैं साथियों ए की आय कितनी, ए की आय 4 है ना, तो 4x मान लेते हैं, 5x है। ए की आय साथियों 4x हो जाएगी। और वो बचत कितनी करता है, बचत यानी कि आय में से बचत, वो बचत करता है ये 7200 रुपए की। और अगर इसकी बचत को हम साथियों इसमें से घटा देंगे और अगर बात करें तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे सामने एक तरीके से खर्च आ जाएगा।
ठीक है ना। और खर्च के अनुपात की अगर बात करें तो खर्च यानी कि व्यय का अनुपात दे रखा है 2 है, तो 2 यहां पर साथियों आ जाएगा। अब उसी प्रकार अगर बात करें बी की आय क्या है, बी की आय 5x है और बी का बचत की बात करें तो 6000 ये बचाता है। तो जब आय में से बचत को माइनस करेंगे साथियों तो उसका अनुपात हमें दे रखा है, व्यय का अनुपात साथियों क्या है, व्यय का अनुपात क्या है साथियों, व्यय का अनुपात आप देख सकते हैं 3 है। चलिए तो 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कंडीशन साथियों आपके सामने आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 की गुणा 4 से कर दो, यानी कि 3 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएंगे, माइनस 72 की 3 से करोगे साथियों तो 216 आपके आ जाएंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो आप लगा दोगे, बराबर करके साथियों 5 की 2 से करोगे 5x यानी कि 10x हो जाएगा, और माइनस 6 दूना आपका कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। चलिए अब अगर बात करें 12x यहां पर लिखा है, ये 10x लिखा है, 10x उधर है प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 12x माइनस 10x कितना होगा, 2x हो जाएगा। चलिए तो 2x यहां पर हो गया, और बराबर क्या है साथियों, बराबर क्या है आपका, माइनस 12,000 है, माइनस 12,000 है, और ये आपका माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, 216, 2 जीरो यहां पर लग जाएगा, यानी कि 21,600 हो जाएंगे। तो अब यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करें 21,600 में से 12,000 जब साथियों माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9600 बचेगा। तो 9600 आपका जो आएगा ना वो 2x आएगा। जब 2x बराबर 9600 है तो जाहिर सी बात है x बराबर क्या होगा, x बराबर साथियों 4800 हो जाएगा। चलिए अब x का मान हमें मालूम पड़ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आय पूछी गई थी किसकी, a की आय तो भैया 4x थी। जब x है 4800 और ए की आय है 4x, तो यानी कि 4800 की गुणा साथियों जब हम 4 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा साथियों, 19,200 आ जाएगा। तो 19,200 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं साथियों सीमा और रीमा दो लोग हैं, क्या, सीमा एक है, ठीक है, सीमा एक है, और कौन है, और रीमा है। चलिए दो लड़कियां हैं साथियों, इसमें कहा गया है कि रीमा से 8 वर्ष छोटी है कौन, सीमा। तो मान लेते हैं साथियों अगर रीमा की उम्र x है, क्या, रीमा की उम्र अगर x होगी साथियों तो जाहिर सी बात है सीमा की उम्र कितनी होगी, x माइनस 8 होगी, क्योंकि इससे ये 8 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। तो ये अनुपात आपको समझ में आ गया। अब अगर बात करें यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, उनका आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है। देखिए तो देखिए यहां पर कुल मिला के क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है साथियों 4 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो इसमें से क्यों ना साथियों हम 4 वर्ष माइनस कर दें, यानी कि x माइनस 8 माइनस 4 वर्ष पहले इसकी यही तो उम्र होगी। और अगर रीमा की बात करें तो 4 वर्ष पहले इसकी यही तो उम्र होगी। इनका अनुपात आपको दे रखा है 1:2 है, तो इनका 1:2 अनुपात हो जाएगा। अब अगर बात करें, अब यहां पर देखिए साथियों कि जब 8 माइनस का है 4 माइनस का है दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस का आएगा, यानी कि 8 8 माइनस यहाँ पर साथियों 12 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 की x से होगी साथियों तो 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 24 हो जाएगा, बराबर x माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब अगर बात करें 2x में से एक x ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर साथियों 24 हो जाएंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। तो अब आपको x का मान मालूम पड़ गया है, रीमा की आयु कितनी हो जाएगी साथियों, 20 हो जाएगी, और 20 में से जब 8 माइनस करेंगे तो सीमा की आयु कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अच्छा पूछा क्या यहाँ पर गया है कि सीमा की आयु कितनी होगी, सीमा कहाँ है, सीमा यहाँ पर ये है, सीमा की अभी की आयु 12 है, तो कहा है 6 वर्ष बाद कितनी होगी, भैया अभी 12 है, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी साथियों, 18 वर्ष हो जाएगी। तो 18 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग कि 6 + 3 ऑफ 7 - 5 ब्रैकेट बंद भाग 2 ऑफ 11 है, इसको आपको कैलकुलेट करना है और बताना है क्या आंसर होगा। देखिए 6 लिखा है 6 लिख लिया, 3 लिखा है 3 लिख लिया, ऑफ की जगह पर गुणा लिख देंगे, 7 - 5 यहाँ पर साथियों आ जाएगा, भाग लिखा है बिल्कुल 2 गुणा यहाँ पर 11 हो जाएगा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर बात करें 11 दूना कितना हो जाएंगे, 11 दूना आपका 22 हो जाएंगे, यहाँ पर भाग लगी है तो भाग लगा लेंगे, 3 सत्ते कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, -5 और साथियों ये आपका 6 हो जाएगा। चलिए
अगर बात करें 21 में से 5 जाएगा 16 बचेगा, 16 में से 7 16 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 16 और 6 आपके साथियों 22 हो जाएंगे। 22 भाग 22 यहाँ पर आया है, तो 22 की भाग 22 से करोगे साथियों कितना बचेगा, एक तरीके से 1 बचेगा। यानी कि आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करती हैं। तो दो लोग हैं, सोनी को साथियों एस लिख लेंगे और गीता को जी लिख लेंगे। दोनों लोग मिलकर जो काम करती हैं वो 8 घंटे में कंप्लीट कर देती हैं, ठीक है। और सोनी अकेले अगर इस काम को करती है तो 12 घंटे लगाती है। अगर सोनी अकेले इस काम को करती है तो 12 घंटे लगाती है। मतलब दोनों मिलकर काम करे तो 8 घंटे में, और सोनी अकेले काम करे तो 12 घंटे में पूरा करती हैं। गीता अकेले उस कार को करेगी तो कितना घंटे लगेंगे। तो गीता की अगर बात करें, गीता कितने समय में वो काम कर पाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कंडीशन कभी भी आ जाए साथियों तो ऐसे करना, और यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि 8 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए। 12 कम 12, 12 दूना 24 की अगर बात करते हैं तो 8 के पहाड़े में 3 बार में आएगा और 12 के पहाड़े में 2 बार में आएगा। अब ये नंबर असल में होता क्या है, ये असल में टोटल काम होता है, टोटल काम, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, इस साथियों 1 घंटे में 2 काम करता है और ये दोनों मिलकर साथियों 3 काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस अगर 1 घंटे में 2 काम करता है और ये जब दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो गीता 1 घंटे में 1 काम ही तो करती होगी, जाहिर सी बात है। अब यहां पर दे रखा है साथियों पूरा काम कितना है, 24। गीता 1 घंटे में 1 काम करती है, तो ये 24 काम कितने घंटे में निपटा पाएगी, जाहिर सी बात है साथियों 24 घंटे में निपटा पाएगी गीता। तो मैं कह सकता हूं गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगी, तो 24 घंटे में करेगी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ, और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों लगभग आपने यहाँ पर देखे होंगे, आपने साथियों 10 क्वेश्चन देखे रीजनिंग के, और लगभग 9-10 क्वेश्चन आपने देखे मैथ के, और उसके अलावा साथियों 37 प्रश्न आपने देखे थे हिंदी के, और 38 क्वेश्चन आपने देखे थे साथियों सामान्य ज्ञान के यूपी जीके के। तो ये साथियों एक मॉक टेस्ट, ये आपको कैसा लगा, क्योंकि अगर पूरे रीजनिंग के 56-55 क्वेश्चन कराता तो बहुत टाइम लग जाता। तो कुल मिला के साथियों जितना कॉन्सेप्ट आपको दिए गए, जितने क्वेश्चन आपको दिए गए, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए गए। तो ये मॉक टेस्ट साथियों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को साथियों लाइक करके वीडियो को शेयर आप सभी लोग अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।